नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे कार्यक्रम बेबाक बात संदीप के साथ। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। नया साल है, नई बात होनी चाहिए, लेकिन साल के जाते जाते एक ऐसी खबर आई जिससे काफी लोग परेशान दिखे। मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने इस मसले पे चिंता जताई, लेकिन जो ज्यादातर लोग थे उनको इसके बारे में बहुत जानकारी थी ही नहीं, जिसके कारण वो ज्यादा परेशान थे। एक्चुअली कई अखबारों में खबर आई थी कि साल के अंत में ये खबर आई थी कि पूरे साल में सबसे खराब प्रदर्शन भारत के रुपए का रहा मुद्रा बाजार में। तो इस खबर को अगर सीधी लाइन में मतलब एक लाइन में पढ़े तो भारत के रुपए का प्रदर्शन पूरे एशिया में सबसे खराब। अब ये अपने आप में मतलब जिसको कहते हैं बुलेट छोड़ना, ये आम लोग अगर पढ़ें तो वो तो खुद ही चिंता में आ जाएंगे। एक तो कोरोना, महंगाई, ऊपर से रुपया अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो उनके लिए चिंता ये होती है कि अच्छा रुपया अच्छा नहीं कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो मतलब हमें महंगाई और झेलनी पड़ेगी और हमारा रुपया जो है कमजोर हो गया तो उससे देश बर्बाद हो जाए, कुछ इस तरीके का। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने इस चीज को पेश किया जाए और इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपके सामने शेयर की जाए। असल में जब किसी भी मुद्रा की बात होती है तो उस मुद्रा को कौन गवर्न करता है, मतलब उस मुद्रा की देखभाल कौन करता है, उसके क्या सारे अपने आयाम, क्या परिप्रेक्ष्य हैं और उसका हमारे इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, ये काफी टेक्निकल चीजें हैं। और इसको अगर किसी आम आदमी को समझाने जाए तो वो परेशान हो जाएगा, वो कहे भैया रहने दो, मुझे ये नहीं समझना। इसलिए कि उसमें टेक्निकल चीजें हैं। आपने मतलब इकोनॉमी पढ़ी है, बचपन से बिजनेस के बारे में जानते हैं या पूरा जो इकोनॉमिक्स का पूरा मॉडल है उसके बारे में जानते हैं, तभी चीजें समझ पाएंगे। मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए मैं आसान सरल भाषा में ये चीजें लेके आऊं। तो सबसे पहले तो रुपया कमजोर हुआ है, ठीक है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, खबर में है, तो इसमें कोई वो भी नहीं है कि ये झूठ है या कोई भ्रम है। लेकिन इससे तत्काल कुछ देश में ऐसा हो जाएगा कि हालात तुर्की जैसे हो जाएंगे या पाकिस्तान जैसे आज स्थिति पाकिस्तान की हो गई है या अफगानिस्तान की हो गई है, वैसी हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। असल में इसको समझते ऐसे हैं, सबसे पहले तो रुपए का कैसे मतलब उसका कमजोर होना या मजबूत होना क्या होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला तो एक जिसको कहा जाता है एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, और दूसरा होता है डिवेल्युएशन। अब दोनों में अंतर क्या है? आप कहेंगे जी अगर डिक्शनरी खोल के देखा जाए तो दोनों चीजें तो आप सेम ही बता रहे हो। इसमें अंतर यह है कि जब एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन की बात करते हैं तो वहां रुपया का अगर डिप्रिसिएशन हुआ है तो वो मार्केट आधारित है, मतलब बाजार में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण रुपया कमजोर हुआ या मजबूत हुआ डॉलर के मुकाबले। और जब डिवेल्युएशन की बात करते हैं तो उसमें मार्केट का रोल ना होकर सरकार का रोल होता है। तो उसमें सरकार क्या करती है कि अपने मुद्रा की वैल्यू को जो है वो घटाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कोई भी ऐसा देश है जिसने लोन ले रखा हो या बहुत ज्यादा कर्ज हो, तो वो जिस देश से उसने लोन ले रखा है या जहां से भी है, वो उस पर दबाव बनाती है कि भैया तुम अपने मुद्रा को डिवेल्युएट करो, कम करो, मतलब मेरे सामने आप अपना वर्चस्व ना दिखाओ और अपनी मुद्रा है उसको डाउन करो। तो ये होता है डिवेल्युएशन। यहाँ जो खबर आप सुन रहे हैं या आपने पढ़ी होगी उसमें कहीं भी डिवेल्युएशन की बात नहीं। डॉलर के मुकाबले मान ले कि रुपए के डिप्रिसिएशन की बात करें तो मान ले कि अभी लमसम 75 रुपए मान के चलते हैं, 74-75 रुपए अगर $1 के मुकाबले 75 रुपया हो गया है, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि आप जब $1 सरकार मतलब भारत में अगर आप हैं
और $1 बैंक में जाके जमा करते हैं या फॉरेक्स में जमा, जहां भी मतलब अगर डॉलर के बदले आपको रुपया मिलना है तो वहां आपको अभी जो भी रेट चल रहा हो 74-75 रुपए वो मिलेंगे। अब ये डिप्रिशिएट कैसे हुआ? तो आज से कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि 72 रुपए है या 70 रुपए है, तो उस समय क्या था? उस समय वो 70 रुपए, मतलब $1 आप देते तो 70 रुपए मिलता, अभी $1 देंगे तो 75 रुपए मिलेगा। अब डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ये है कि आप सुनते होंगे अगले दिन, हर दिन अखबार में खबर होती है, आज रुपए मजबूत, आज रुपए मजबूती के साथ बंद, इस टाइप की जो खबरें होती है उसमें ये होता है कि जैसे 71 रुपए आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मान लें कि आज 75 रुपए, $1 का मूल्य 75 रुपए है, और कल वो $1 का मूल्य अगर 74 रुपए हो जाए तो मतलब हमारा रुपया जो है एप्रिसिएट हुआ, एप्रिसिएशन हुआ। और ये 75 रुपए अगर 76 रुपए हो जाए तो वो डिप्रिसिएट हुआ, मतलब वो गिरा। तो ये तो हो गई एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन की बात। अब आगे बात करते हैं कि मान लें कि पूरे एशिया में अगर रुपया का प्रदर्शन खराब रहा तो ऐसा क्यों रहा? उसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो हम आम भाषा में जब समझना है तो हमें देखना होगा कि 2019 जब कोरोना की शुरुआत हुई, उस दौर में आपको ध्यान होगा कि लॉकडाउन ने ऐसे हमारी अर्थव्यवस्था को ऐसी चोट पहुंचाई जिससे एक समय ये हो गया था कि लग रहा था कि निकलना ही मुश्किल है। तो उस दौर से इसको निकालने की जो जद्दोजहद थी ना, उसी कंडीशन में ये रुपया जो है वो डिप्रिसिएट हुआ है। अब ये आप कहेंगे कि जी आपकी भाषा, आप तो सिर्फ सीधा मतलब सरकार का पक्ष ले रहे हो और कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में क्या हुआ कि जब लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद अचानक मार्केट जो है, जब मार्केट खुलने शुरू हुए तो उसमें आपने सुना होगा या आप खुद उससे जूझे होंगे कि कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, मतलब बहुत हालत खराब हो गया था। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों के पास कैश नहीं थे, और लोगों के पास कैश नहीं तो वो कैश मार्केट में भी नहीं है। अब हुआ क्या कि दिक्कत ये हो गई कि भैया जब कैश ही फ्लो नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे? वो तो पूरा चेन है ना। आप मेरे पास पैसे रहेंगे तो मुझे सब्जी लेनी है, मैं सब्जी वाले के पास जाऊंगा, सब्जी वाला जो है वो थोक मार्केट से लेता है, वो उसको पैसे देगा, वो किसान, थोक मार्केट वाला जो है वो किसान से लेता है तो वो किसान को देगा, किसान वाला फर्टिलाइजर्स और बीज लेता है वो उसको देगा। तो इस तरीके का चक्र जो है वो चलता है। अब ये चक्र तो चलता है पैसे के उस पे ना, कैश के उस बिना पे। तो उसमें क्या होता है कि जब कैश फ्लो नहीं था तो आरबीआई ने एक नीति अपनाई। आरबीआई ने क्या किया कि लोगों को कैश देने के लिए उसने क्या किया कि अपने रेपो दर घटाने शुरू की, कम करने शुरू कर दिए। उसमें क्या हुआ कि सस्ते में लोन लोगों को मिलना शुरू हुआ, और आज स्थिति ये है कि अपने न्यूनतम स्तर पे है रेपो दर, मतलब आपको सबसे सस्ता लोन अभी मिल रहा है। होम लोन सस्ता इसलिए किया गया कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ऊंचा उठाया, मतलब आगे बढ़ाया जाए। कार लोन इसलिए सस्ता हुआ कि वो जो इंडस्ट्री, व्हीकल इंडस्ट्री है उसको ऊपर उठाया जाए। तो इस तरीके से सरकार ने क्या किया कि लोगों को पैसे, मैं आपको लोन देता हूं सस्ते में और आप जाइए कार खरीदिए, कार फिर जो शोरूम वाले होंगे मैन्युफैक्चरर को देंगे, वो इस तरीके का चेन बनाने के लिए। तो क्या हुआ कि कैसे कैश जो है भर भर के फ्लो किए गया। तो अभी स्थिति ये हुई कि मार्केट में खूब सारा कैश है। तो एक जो हमारी अर्थव्यवस्था है या किसी देश की अर्थव्यवस्था है, उसका एक नियम है, जब मार्केट में बहुत ज्यादा कैश होता है तो वहां की मुद्रा अपने आप डिप्रिसिएट होती है, वो नीचे जाती है। अगर डॉलर भी बहुत ज्यादा फ्लो हो जाएगा तो वो भी डिप्रिसिएट होगा, सबके साथ ऐसा होता है। तो अभी क्या हुआ है कि वो डिप्रिसिएट हुआ है। अब आप पूछेंगे जी कि तो ये तो बात होगी डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन की, अब इसके फायदे नुकसान क्या है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके नुकसान ही है, इसके फायदे भी है। हम भारतीय फायदों में ज्यादा विश्वास करते हैं, तो सबसे पहले फायदे जानते हैं, क्या फायदे हैं इसके। तो फायदे ये हैं कि अब विदेशी जो निवेशक होंगे वो खूब अभी आएंगे, वो हमसे खरीदेंगे, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो व्यापार करने आ रहे हैं वो डॉलर में आ रहे हैं और उनका डॉलर मजबूत है। मतलब जिस सामान के लिए पहले उनको $1, एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मतलब उतने ही नहीं है एक्यूरेट, लेकिन पूरा सिस्टम ऐसे ही है कि $1 खर्च करने पड़ते थे, अब उनको महज $2, मतलब जिस चीज के लिए $2 खर्च करने पड़ते थे उनको महज अब $1 खर्च करने पड़े। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि अब उनको कम पैसे देने होंगे, कम मुद्रा खर्च करना होगा।
इस कंडीशन में क्या होगा, वो यहाँ से सामान खरीदेंगे और बाहर ले जाएंगे, बाहर तो उनको उतना ही रेट मिल रहा है तो वो वहां बेचेंगे। तो इससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, मतलब हम एक्सपोर्ट करेंगे। किसी भी देश का नियम है कि जो भी देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा अगर एक्सपोर्ट उस देश का है तो मतलब आप समझिए उस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, लोग खूब अच्छे स्तर के का जीवन जिएंगे। तो हम मतलब ये एक तरीके का ये एक फायदा हुआ। अब आप कहेंगे कि जो फायदे ही तो हैं, नुकसान की जब बात करें तो होगा ये कि चूंकि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है भारत में कि हम ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। मान ली एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे चाय पत्ती एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं, कई दवाइयां भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें हम खरीदते हैं। और हमारे देश में जो सबसे ज्यादा पैसा हम खर्च करते हैं वो दो चीजों पे खर्च करते हैं, एक तो डिफेंस पे, और आम लोगों की भाषा में बात कर लें तो फिर खर्च करते हैं क्रूड ऑयल पे। तो अब क्रूड ऑयल भी महंगा, एक मान ले कि एक एग्जांपल ले लें कि जो क्रूड ऑयल मान ले 1 लीटर क्रूड ऑयल पहले 2 रुपए में मिलता था, तो अब चूंकि हमारा रुपया कमजोर हो गया है, अगर डॉलर में खरीदने जाए तो वो क्रूड ऑयल जो 2 रुपए में मिलता था, 2 लीटर मिलता था 1 रुपए में, अब वो 1.5 रुपए में 2 लीटर मिलेगा, मतलब हमें महंगा मिलेगा। तो हमारा पैसा भी बाहर जाएगा, मतलब हम ज्यादा खर्च करेंगे। तो उसमें दिक्कत क्या होगी, अपने आप जो है चीजें मतलब ये जैसे ही होगा वैसे क्या होगा कि जैसे पेट्रोल से हम परेशान थे कि पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें टैक्स भी था, लेकिन फिर भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़े थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार का टैक्स ही उसमें शामिल था। तो उसमें क्या होता है कि जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो चीज, जैसे आईफोन इंपोर्ट करेंगे तो जो आईफोन पहले 100 रुपए का होता था वो आईफोन अब 125 का होगा, क्योंकि हम डॉलर में तो खरीद के लाएंगे ना। तो ये चीजें होती है उसमें दिक्कत। एक्सपोर्ट मतलब करेंगे तो महंगा, इंपोर्ट करेंगे महंगा पड़ेगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। अब दूसरी चीज जो असर डालती है पूरे, मतलब जब बाजार की बात करते हैं तो उसके छोटे छोटे जो अंग हैं उनकी भी बात करते हैं। तो उसमें एक है कि खबर आप सुनते होंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पे। इसका मतलब क्या होता है, भैया महंगाई बढ़ रही है, रुपया कमजोर रहा है तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, उससे मुझे क्या लेना देना। आम आदमी तो ऐसे ही कहेंगे, लेकिन असल में इसका रोल है। इसके लिए थोड़ा पीछे चलें और 90s में आपको ध्यान होगा जिसके लिए मनमोहन सिंह की आज भी तारीफ होती है, उस दौर में भारत की इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी। वो जब इकोनॉमी कोलैप्स हुई थी तो उस समय मजबूरन हमारा जो कैश रिजर्व था, फॉरेन जो विदेशी मुद्रा भंडार, वो बेहद मतलब बिल्कुल कम हो गया था, खत्म के बराबर हो गया था। और उस समय हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, ब्रिटेन से लोन लेना पड़ा था। तो उस कंडीशन में दोबारा ऐसा कंडीशन आया, इसके लिए भारत सरकार ने उसी समय से नीति बना ली। भैया आरबीआई ने नीति बनाई, भारत सरकार ने नहीं, सॉरी, आरबीआई ने ये नीति बनाई कि कुछ भी हो जाए हम अपना कोष खाली नहीं करेंगे। मतलब भले ही मुझे लोन लेके गाड़ी खरीदना पड़े आम भाषा में, लेकिन हम अपना एफडी नहीं तुड़वाएंगे। तो इस तरीके का मामला जब हुआ तो उसमें क्या हुआ कि एफडी, मैं एफडी की बात कर रहा हूँ, कैश रिजर्व मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए एक नीति ये थी आरबीआई की कि जब पैसे मतलब $1 के बराबर पैसा ज्यादा मिलेगा तो मार्केट में जो पैसे हैं इंडिया में, वो लोग क्या करेंगे, पैसे रिजर्व बैंक को देंगे। और रिजर्व बैंक ये काम कर रही है कि वो लोगों से डॉलर खरीद रही है, आपको भले ही पैसे ज्यादा मिल रहे हैं वो खरीद रही है। दूसरा ये है कि विदेशी निवेशक आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉलर हमारे यहाँ आएगा, तो डॉलर आएगा तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जिसे एक जब इसको जो रुपए का एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन जब बात होती है तो इसको दो धारी तलवार कहा जाता है। तो उस कंडीशन में दो धारी तलवार क्यों है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि एक तरफ तो हमें फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ हमें नुकसान हो रहा है। ये जो कैश रिजर्व की बात होती है तो कैश रिजर्व में मान ले हम अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा रहे हैं तो आगे ये हमें काम आएगा। ऐसी स्थिति नहीं कि हम बस रख लिए तो इसका कोई फायदा नहीं है, ये जरूर काम आएगा। और इसका असर थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं कि यही कारण है कि ये भी रुपए का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं इसका भी रोल है। अब क्या हुआ
लोग पैसा दे रहे, रिजर्व बैंक रख रही है। अब आप देखेंगे कि जो हमारी विदेशी रेटिंग एजेंसियां हैं जो ये कहती हैं कि भैया इस बार भारत ना 4 रुपए कमाएगा, उसकी जीडीपी 10 रुपए रहेगी, 20 रुपए रहेगी, जो भी है, मूडी, फिंच और ये सारी जो है, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, उसने ये कहा है कि भैया महंगाई भारत में 2022 में भी आपको रुलाएगी, उसमें उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो उसका कारण ये है कि महंगाई जो होलसेल प्राइस रेट है वो चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर चीजें, तो वो तो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा है। ज्यादातर इसमें क्रूड ऑयल का रोल बहुत बड़ा है, वो हम खूब भर भर के खरीदते हैं, खूब मोटरसाइकिल हुड़ करते हैं, तो वो उसके दाम बढ़े हैं और इंपोर्ट भी हम ज्यादा करते हैं, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका असर रिटेल प्राइस इंडेक्स पे भी आएगा, और इससे जो होगा क्या कि हमें आगे चल के महंगाई देखने को मिलेगी। लेकिन चूंकि उन एजेंसियों ने पहले ही सचेत कर दिया है, अब रिजर्व बैंक क्या करेगी कि आपके लोन अब जो है ना महंगे होने वाले हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक को पता चल गया कि भैया कैश भर भर के फ्लो हो चुका है मार्केट में, अब लोगों के पास ठीक ठाक पैसे हैं, तो अब वो क्या करेगी, कैश को रोकना शुरू करेगी। अब उस कंडीशन में क्या होगा, रेपो दर बढ़ाए जाएंगे, आपके लोन महंगे होंगे। और जो डॉलर जमा करने जो हम देख रहे हैं कि क्यों महंगा हो रहा है, डॉलर मजबूत हो, तो इसका कारण यह है ना कि आजकल अमेरिकी जो फेडरल बैंक है उसने भी डॉलर अपना मंगाना शुरू कर दिया, मतलब उसने भी मार्केट से उठाना शुरू कर दिया है। तो आप कहेंगे अरे ये कौन सा मतलब है, एक तो भारत में जमा हो रहा है, फिर अमेरिका जमा करके क्या करेगा, उसके तो डॉलर अपने हैं। नहीं, जब मार्केट में का मतलब ही होता है कि आप ज्यादा फ्लो करें, चाहे डॉलर भी ज्यादा फ्लो हो जाए, तो वो भी डिप्रिशिएट होगा। तो इस कंडीशन में उसने क्या किया, लोगों से लेना शुरू किया, और क्या उसके बदले क्या देता है, लोगों को ब्याज। भाई अमेरिकी लोग भी अपना पैसा जमा करें फेडरल बैंक में और वो उनको ब्याज देगी। तो ये पूरा जो है डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन जो आपने समझा, इसमें डिवेल्युएशन को साइड कर दें, उसका कोई रोल नहीं है। और रुपया कमजोर जो परफॉर्मेंस रहा रुपए का, उसका कारण कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। मतलब पॉइंट में गिने तो रेपो दर का कम होना, कैश फ्लो मार्केट में ज्यादा होना, और क्रूड ऑयल से मतलब जो हम खरीदते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ना, और उसके बाद रिजर्व जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पे जो रिजर्व बैंक ध्यान दे रही है वो, तो ये 4-5 पॉइंट है ना, वो इसके पूरे चारों इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये पूरा मोटा मोटी हमने आपको समझाने की कोशिश की कि भैया घबराने की जरूरत नहीं है, वो हेडलाइन ठीक है, सही है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ, बेरोजगारी है और महंगाई भी है, तो हमें दिक्कत तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बिल्कुल दिक्कत है ही नहीं, लेकिन हमारी पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी, कुछ ऐसी स्थिति अभी नहीं है। यहां तक की बात हो गई। अगली वीडियो में जब मैं आपसे बात करूंगा तो काफी दिलचस्प और बेहद खास महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। वो मुद्दा ये होगा, आजकल आपने सुना होगा कि ऑनलाइन किसी ऐप पे महिलाओं की खरीद फरोख्त हो रही है, मुस्लिम महिलाओं की खरीद फरोख्त हो रही है। इसको लेके अभी ताजा रिपोर्ट ये है कि उस ऐप पे बैन लगा दिया गया है, लेकिन ये क्या है, कैसे हुआ, कैसे होता है, कौन लोग हैं, बेचने वाले कौन है, खरीदने वाले कौन है, ये तमाम चीजों पे आपको हम जानकारी देंगे। इसके लिए आपको देखना होगा हमारा अगला वीडियो। और अगला वीडियो आप कैसे देखेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइए, ना भी लाइक अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।